हो गया. Hello everyone and welcome to Wings IAS JKS. How are you all doing? My name is Yashodhara Singh Jimbal, and those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. Alright, so this is lecture number 2. जो first lecture है जो कल आया था, that was introductory lecture, क्योंकि इसमें हम बहुत words के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका UNFCCC है, आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, आपका पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस रूल बुक है. सो उन चीज़ों को समझने के लिए वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हुई हैं, तभी हम उन चीज़ों का अभी जिक्र कर रहे हैं. और ये जो लेक्चर सीरीज़ है दिस इज़ करंट अफेयर लेक्चर सीरीज़, और ये जो सेकंड लेक्चर है दिस इज़ फॉर एनवायरनमेंट. आपके 2-3 लेक्चर्स एनवायरनमेंट के आएंगे, फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आएंगे, और ऐसे करते करते हम जो पूरे साल का करंट अफेयर है उसे कवर करवाएंगे. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक है आपका COP26 जो हाल ही में आपका यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और सेकेंड चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ योर IPCC का रिपोर्ट, जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है जो मार्च के महीने में आई है. ठीक है. 6th असेसमेंट रिपोर्ट का सेकेंड जो एडिशन है उसके बारे में हम बात करेंगे. फाइन. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे हम पहले बात करेंगे आपका COP26 के बारे में. नाउ व्हाट इज दिस COP26? COP26 का मतलब है, वेयर इज इट, ओके, सो जो COP26 है उसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सो ये किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी? ये थी आपकी UNFCCC की. अगर आप लोगों को याद है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज दिस UNFCCC. ये जब आपका रियो समिट हुआ था, जिसको हम प्यार से अर्थ समिट भी कहते हैं, राइट, उसमें क्या था, आपके 3 डॉक्यूमेंट्स आए थे और आपके 3 लीगली बाइंडिंग चीज़ें आई थी, और लीगली बाइंडिंग में से एक था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो ये जो UNFCCC है वो आपका रियो समिट जो 1992 में हुआ था, दैट इज योर अर्थ समिट, उससे आया है. जिनको इसके बारे में नहीं पता है, गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर एंड वॉच इट. ठीक है. नाउ ये जो COP हुई है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत नॉर्मली और कैजुअली पूछ सकते हैं दैट इज कि ये समिट हुई कहाँ पे थी. बहुत फेमस है ये, दैट इज योर ग्लासगो. वेयर इज इट? इट इज इन यूनाइटेड किंगडम. सो यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में आपकी जो है 26th जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ व्हाट, ऑफ UNFCCC हुई है. नाउ इस चीज़ में बेसिकली है क्या, इस चीज़ में इन्होंने बेसिकली बात किया है अबाउट क्लाइमेट चेंज. ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज के बारे में इन लोगों ने बात की है, ये तो पहली चीज़ है. इसी के अलावा इन लोगों ने बात किया है अबाउट द पेरिस रूल बुक. नाउ अगर आपको याद है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर करवाया था कि UNFCCC के 2 रिजल्ट्स थे. वन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अराउंड, और आपका सेकंड वाज द पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, दैट इज योर COP21, जिसमें आपका पेरिस एग्रीमेंट आया था. और उसी पेरिस एग्रीमेंट के चलते हमने कमिटमेंट किया था कि हम जो है वो 1.5 से ज़्यादा जो है आपका टेम्परेचर बढ़ाने की नहीं कोशिश करेंगे, और 2 डिग्री तो हमारा सैचुरेशन पॉइंट है कि उसके आगे तो बढ़ना नहीं चाहिए, बट हम ट्राई करेंगे कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी इसको बढ़ने ना दें. वो आपका पेरिस एग्रीमेंट है 2015 COP21, एंड दैट इज क्या है आपका, ये आपका क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है. ठीक है. नाउ COP20 तो इसमें उन चीज़ों के बारे में बात की है. सो बेसिकली दिस कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड द 16th सेशंस, जो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर रिलेटेड है, जिसमें आपके क्योटो प्रोटोकॉल दैट इज COP नंबर 3 में इसके बारे में बात हुई थी, और साथ में आपका पेरिस एग्रीमेंट, उन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है जो हमने इन 2 सेशंस के टाइम पे किया था. और वो जो पार्टीज़ उस टाइम पे इसमें इन्वॉल्व थी, वो सब पार्टीज़ जो है उन सब इकट्ठे मिले हैं, ग्लासगो में मिले हैं. ठीक है. नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका सबसे बड़ा है वो ये है कि इसमें फाइनलाइज किया गया है. फाइनलाइज क्या किया गया है? द पेरिस रूल बुक. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको स्टेटमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इस चीज़ का होल्ड व्हाट इज इट होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर. तो आपको याद रखना है इसमें फाइनलाइज किया है पेरिस रूल बुक. नाउ या तो आपको ये पूछ सकते हैं पहली चीज़, या तो आपको पूछ सकते हैं कि भाई ये पेरिस रूल बुक कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया. तो याद रखना COP24 हुआ था. COP24 हुआ था, जिस चीज़ के चलते जो पहली बारी जो है ना आपके इसके बारे में बात किया गया था, पेरिस रूल बुक के बारे में बात किया गया था आपके COP24 में.
ठीक है। नाउ और उसके बाद ये जब कॉप 24 हुआ था आपका मैड्रिड में जो है ये कॉप हुआ था, और उसके बाद जो है आपका रूल्स बनाए गए थे कि अगर हमको पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करना है तो उसमें हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट, और उसको बोला जाता है पेरिस रूल बुक। और उसके बाद जो सबमिट हुआ है आपका 2019 में कॉप 25, उसमें मैनी इश्यूज वर टेकन अप, जिससे हम जो है ये क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सके। कितने मेंबर्स थे? मोर देन 197 मेंबर्स, मोर देन 190 मेंबर्स, और अगर हम बिल्कुल उसके बारे में बात करें तो 197 मेंबर्स जो है वो आए थे। ठीक है। नाउ द पैक्ट, ये जो पैक्ट है ये बात करता है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है। कितना करना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है। कब तक? 2030 तक, एज एग्रीड इन कॉप 21। कॉप 21 2015 में जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में जो वादे किए थे उसको जो है अपना कमिटमेंट, इस पैक्ट में वो कमिटमेंट के बारे में बात किया गया है। और हमको जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं उनको भी 45% तक जो है वो कट करना है बाय 2030, और ओवरऑल नेट जीरो एमिशन जो है वो हमको 2050 तक जो है वो हमको अटेन करना है। जिसके चलते जो है अडेप्टेशन फंड के बारे में भी बात हुई थी। अडेप्टेशन फंड क्या हो गया? कोई भी चीज़ फ्री में तो होती नहीं है। यू नीड डेवलपमेंट, यू नीड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको फॉरेस्ट लगाना है तो कोई भी चीज़ मुफ्त में तो होगी नहीं। देखो, डेवलपमेंट कैन नॉट स्टॉप। आप ये बोलो कि नहीं नहीं आज के बाद हम जो है इंडस्ट्रीज यूज़ नहीं करेंगे, हम चरखे पे आ जाते हैं, दैट जस्ट कैन नॉट हैपन। एवरीबडी इज इन द रेस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसीलिए दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन। इट इज़ जस्ट कि हमको जो हम एमिशन कर रहे हैं उससे फाइट कैसे किया जाए, बस हम उसके बारे में जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ये जो फंड है ये बेसिकली इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एज अ लोन। तो आपको पेपर में पूछ सकते हैं एज अ स्टेटमेंट कि या लोन प्रोवाइड करेगा, तो याद रखिएगा ये लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। ये लोन प्रोवाइड नहीं करेगा पुअर कंट्रीज को, ये 100% ग्रांट के ऊपर काम करेगा। ग्रांट मतलब कि आपने कोई चीज करने के लिए पैसे दिए एंड यू आर नॉट आस्किंग दैट मनी इन रिटर्न। सो अगर इस चीज़ का ग्रांट मिलेगा फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तो उससे क्या होगा, बहुत सारे पुअर कंट्रीज जो है वो इसके लिए मोटिवेट होंगी। रादर देन अगर आप लोन लेंगे तो बहुत कंट्रीज जो है दिल भी वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे कि नहीं यार हम लोन क्यों लें, वापस चुका पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो पुअर नेशंस के लिए है। नाउ दिस बेसिकली ये जो कॉप है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंस रखता है ना वो इंडिया की कमिटमेंट क्या है उसके साथ रेलेवेंस लगता है, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट जिसको हमने साइन किया था ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? इंडिया ने बोला है कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है उसको फाइट करेंगे एज इंडियाज पंचामृत। सो याद रखिएगा, आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि इंडिया का पंचामृत क्या है। सो इंडिया का पंचामृत है इंडिया क्लाइमेट चेंज एक्शन को लेके, जिसको प्यार से कहा गया है इंडिया पंचामृत। और ये कहाँ पे बात हुई है इसके बारे में बात हुई है आपके 26, दैट इज योर कॉप 26, कहाँ पे? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया ने क्या बोला है? इंडिया ने बोला है वेरी इंपॉर्टेंटली कि 2070 तक 2070 तक हम लोग नेट जीरो जो है वो अटेन कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट जीरो? नेट जीरो एमिशन, ठीक है, कि नेट जीरो एमिशन क्या चीज है। नाउ अगर हम नेट जीरो एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं ना तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि डेवलपमेंट कैन नॉट स्टॉप। डेवलपमेंट जो है वो वैसे ही रहने वाली है। इट इज़ जस्ट कि हम लोग इस चीज़ से फाइट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेट ज़ीरो का मतलब ये है जैसे कि मान लो 100 यूनिट का हमने कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुआ, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट स्टॉप दिस क्योंकि डेवलपमेंट तो होगा, सो वी कांट स्टॉप दिस। बट इस 100 यूनिट को से बचने के लिए, क्योंकि ये 100 यूनिट क्या करेगा, ये जो CO2 है ये आगे जाके ग्रीन हाउस गैस है ये और ग्लोबल वार्मिंग ही तो करने वाला है, राइट। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग फॉरेस्ट लगा देंगे या कुछ भी करेंगे जिससे ये जो 100 यूनिट है ना वो उसका कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो जाए।
सिक्वेस्ट्रेशन हो जाए। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया जो आपके प्लांट्स है, आपके फॉरेस्ट है, वो कार्बन को खींच ले, ताकि जो हमने एमिशन किया है वो सबका सब हो। जैसे कि आपका भूटान, वहाँ पे नेट ज़ीरो एमिशन, नेगेटिव नेट ज़ीरो एमिशन है, कि वहाँ पे एमिशन ही नहीं है, कि जितना वो डेवलपमेंट तो खैर इतनी कुछ खास है भी नहीं, पर जितनी भी थोड़ी बहुत है उस जो उनके फॉरेस्ट एरियाज़ है वो सब उनको सक कर लेते हैं। और यहाँ तक कि वहाँ पे नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि जितनी डेवलपमेंट भी नहीं है ना, उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये होता है आपका नेट ज़ीरो। और इंडिया ने क्या बोला है कि वो 2070 तक नेट ज़ीरो पे चला जाएगा। अब सिर्फ बातों से तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको याद है पेरिस एग्रीमेंट में क्या किया था, एनडीसीज थे ना, इंडिया के एनडीसी क्या था कि वो 2.5 से लेके 3 बिलियन टन तक जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने वाला है। अब कैसे करेगा, इसने बोला है कि ये 2030 तक, क्योंकि 70 तक हमारा टारगेट है। और याद रखना ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ने कुछ ऐसा टारगेट सेट किया है। इससे पहले इंडिया कमिटमेंट पूरी देता था फॉर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और क्लाइमेट हज़ार से बचने के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ने अपनी कमिटमेंट दिया है कि वो 2070 तक नेट ज़ीरो को अटेन कर लेगा। सो द डेट बिकम्स हाईली इम्पॉर्टेंट। इन्होंने बोला है कि 2030 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 50 GW दैट इज गीगावाट जो है उतनी एनर्जी हम लोग नॉन फॉसिल एनर्जी से लाएंगे। दैट इज व्हाट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उन सबको यूज करके हम क्या करेंगे, हमारी एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज नॉन फॉसिल एनर्जी। और पीछे जाएंगे, पेरिस एग्रीमेंट में 45% रखा गया था आपका, 33, 35, 40% आपका रखा गया था फॉर योर फॉसिल फ्यूल वाला, जो अब आपका 50% हो जाएगा। और आपका रखा गया 33-35% पर यूनिट जीडीपी, सॉरी। तो इसमें रखा गया है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, 50% तक की जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनको रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जनरेट करेंगे, जिसके चलते क्या है आपका सोलर पावर को बूस्ट करेंगे। इसके चलते आपका विंड विंड एनर्जी से जो है एनर्जी को डिराइव करेंगे, टाइडल एनर्जी को यूज़ करेंगे। सो ये सब चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें आपकी कमिटमेंट है जो हमने किया है COP26 में। इसी के अलावा इन्होंने बोला कि कार्बन एमिशन, जो भी प्रोजेक्ट्स जो कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, 2030 तक क्या करेंगे, उनको रिड्यूस कर देंगे, ताकि कार्बन का एमिशन जितना हो सके उतना कम हो जाए। और फाइनली पंचामृत में कहा गया है कि वो कार्बन इंटेंसिटी को कितना कम करेगा ऑफ इट्स इकोनॉमी, 45% बाय 2030, जो पहले 33% to 35% था। क्लियर हो गया? जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उनको ये सब आंकड़े ऊपर से लगे होंगे, सो प्लीज गो वॉच द फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि उस पर ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। नाउ व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं आपके COP26 में। द मेजर इनिशिएटिव्स आर, यू डोंट नीड टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेलिंग, बस आप इनके नाम याद रखें। हो सकता है आपको विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में आपको ये चीज पूछी जाए। नंबर 1 इज ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, दैट इज नंबर 1 इनिशिएटिव विच हैज बीन टेकन अप। नंबर 2 इज ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, 2070 वाला करना है। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड states, number 3 initiative, and number 4 is the green grid initiative, one sun one world one grid project. So these are the 4 initiatives जो आपके COP26 में लिए गए हैं। अब जब हम ये COP26 पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको IPCC के बारे में बताऊंगी और फिर आपको समझ आएगा कि ये आइलैंड स्टेट्स का रेलेवेंस क्या है, ये आपका नेट ज़ीरो का रेलेवेंस क्या है, तो आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अदर इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लिए हैं। नंबर 1 इनिशिएटिव इज ई-अमृत पोर्टल। कौन सा है आपका ई-अमृत पोर्टल? इज द फर्स्ट आपका ऑनलाइन इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लिया है। तो याद रखिएगा, आपको ई-अमृत पोर्टल के बारे में पूछ सकते हैं, यू कैन यूज दिस। आप इसमें आपको प्रीलिम्स में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप ये चीज़ें ना मेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिया की क्या कमिटमेंट है
टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। तो आप ये सब लिख सकते हैं कि इंडिया जो है या तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसमें भी ये चीज़ें डाल सकते हैं कि ये चीज़ें जो है वो इंडिया कर रहा है, जैसे कि ई अमृत पोर्टल। नाउ जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, फॉर द गुड रीजन्स ऑफ कोर्स एंड फॉर द बैड रीजन्स ऑल्सो, क्योंकि आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन देर इज़ वन और द अदर न्यूज़ जिसमें दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो जल रहे हैं। ठीक है, वो जल जाते हैं बिकॉज ऑफ इतनी गर्मी है कि उनका जो बैटरीज जो यूज़ होती है उसकी वजह से उनमें आग लग जाती है, राइट। सो वो सारे मिथ्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मिथ्स हैं जो लोगों को रोक रहे हैं फॉर द एडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन सब के लिए ई अमृत इज गोइंग टू सर्व एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कौन सी स्कीम है, कौन सा पोर्टल है, दैट इज योर ई अमृत। और इंडिया ने ये कहाँ पे इसके बारे में बात किया है, तो COP26 समिट में जो है इंडिया हैज लॉन्च दिस इनिशिएटिव। ठीक है, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ई अमृत दे देंगे और आपको 3-4 पॉइंट्स दे देंगे। सो फर्स्ट पॉइंट कैन बी दिस कि इज इट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इज इट फॉर समथिंग एल्स, इट इज फॉर लैंड रीऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इट। सो याद रखिएगा ई अमृत इज फॉर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो वन स्टेटमेंट कैन बी दिस। सेकेंड स्टेटमेंट कैन बी कि ये डेवलप किसने किया है। अगर आपने यूपीएससी और केएस के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको फॉलो करें, आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो इनिशिएटिव है याद रखिएगा इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1 एक तो आपका नीति आयोग है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नंबर 2 है आपका यूके गवर्नमेंट के साथ। सो यहाँ पे दो लोग जो है उनका कोलैबोरेटिव एफर्ट है, दैट इज योर यूके एंड इंडिया। सो अगर आपको यूके और इंडिया के ऊपर मेंस में आंसर राइटिंग करना हो, यूके इंडिया रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना हो और कोई स्पेसिफिक जो है एरिया ऑफ कंसर्न नहीं दिया हो, तो आप उसमें ये भी डाल सकते हो कि इंडिया और यूके का सिर्फ डिफेंस स्ट्रैटेजिक के हिसाब से नहीं है बट इंडिया और यूएस का कमिटमेंट है टू फाइट द क्लाइमेट चेंज एज वेल, और उसमें आप एग्जाम्पल देंगे ई अमृत का। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यूके गवर्नमेंट और नीति आयोग उन दोनों ने कोलैबोरेटिव एफर्ट लिया है और ई अमृत को लॉन्च किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज COP26 Charter of Action. Now this is basically launched by Energy and Resource Institute, that is TERI, और कब हुआ था, जस्ट बिफोर योर ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उससे पहले ही उन्होंने ये चार्टर ऑफ एक्शंस दिया है। इसमें बेसिकली है क्या, इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, चैलेंजेस, वो सब चीज़ें जिसमें आपके किस तरीके से आर वी गोइंग टू गो टूवर्ड्स, हमारा एक्शन क्या होने वाला है फॉर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इसको बेटर बनाने के लिए, तो वो सब है आपका COP26 चार्टर ऑफ एक्शन। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट इज योर, जो आपका नेक्स्ट है ना, दैट इज योर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बट बिफोर गेटिंग ऑन टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम लोग बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आपके मार्च के महीने में आई है। ठीक है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। ओके, रेड, चलो वाइट से लिखते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम IPCC की रिपोर्ट के बारे में बात करें, दैट इज योर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनकी जो है लेटेस्ट 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, इसको लिख लीजिए प्लीज, असेसमेंट रिपोर्ट आई है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ योर प्रिलिमिनरीज एंड मेन्स ऑल्सो। ये जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, इसमें याद रखिएगा इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आया है। सेकेंड पार्ट कहने का मतलब है जो इसका पहला वाला पार्ट था ना, वो आपके अगस्त के महीने में आया था, और जो इसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि टाइम लगता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो इसका सेकेंड पार्ट है इस रिपोर्ट का, वो आपके मार्च के महीने में आया है। ठीक है जी, फर्स्ट थिंग। नाउ इस इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रिपोर्ट है, उसने फर्स्ट टाइम जो है ना, इन्होंने किसके बारे में बात की है, रीजनल असेसमेंट के बारे में बात की है।
अब बेसिकली इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि ये जो आपने इतने बड़े बड़े कस्मे वादे किए हैं ना 2070 के फॉर इंडिया, 2060 फॉर चाइना, 2030 फॉर यूरोपियन यूनियन, ये बेसिकली डेट्स हैं जिन डेट्स पे अलग अलग कंट्रीज ने कमिटमेंट दिया है कि वो नेट ज़ीरो को अटेन करेंगे। 2070 इज़ फॉर इंडिया, 2060 इज़ फॉर चाइना एंड यूरोपियन यूनियन के लिए जो है इट इज़ 2030। इन्होंने बोला है कि इन सब चीज़ों से अगर आपको लगता है कि आप क्लाइमेट को बचा सकते हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब ये जो डेट्स है ना, ये लॉन्ग टर्म एजेंडाज हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने का हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए हमको रीजनल असेसमेंट या फिर हमको क्या करना है, हमको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि इसमें फर्स्ट टाइम किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, तो इसमें फोकस किया गया है शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर कि शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, 10 साल 12 साल 13 साल 15 साल उतने के गोल्स बनाओ और उनको अचीव करो। और सबसे बड़ी बात है कि रीजनल असेसमेंट करो, छोटे छोटे रीजन्स को लो और उनके लिए जो है वो टारगेट सेट करो, तभी है कि हम कुछ कर पाए, वरना हम लोग कुछ नहीं कर सकते 70 60 और 30 के गोल्स के चलते। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ इसी के ही साथ इस जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरियाज है ना, वो आपके कौन से एरियाज हैं, वो आगे आपके मेगा सिटीज। और अगर कोई हॉट स्पॉट है वल्नरेबिलिटी का तो वो कौन है, तो वो इंडिया है। इन्होंने कहा है कि सबसे बड़े जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, वो आपके मेगा सिटीज़ हैं और उन वल्नरेबल एरियाज का अगर कोई हॉटस्पॉट है तो वो इंडिया इज़ वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स फॉर वल्नरेबिलिटी। अब क्यों है, इन्होंने बोला है, ये आपका इंडिया आ गया, राइट, पेनिनसुलर। व्हाट इज़ अ पेनिनसुलर? जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स क्या हैं, आपके मेगा सिटीज हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट 2150 21 मतलब अभी 2022 चल रहा है, 2150 तक आते आते जो 5 मीटर तक का जो सी वाला एरिया है ना, वो सबमर्ज हो जाएगा। मतलब सी लेवल जो है वो 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। आपको पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट कितने टाइम बताया है कि 5 मीटर बढ़ जाएगा या कितना बढ़ जाएगा। सो दिस कैन बी आस्क्ड। नंबर 2, यू कैन यूज दिस इन योर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो कि हम इंडिया को नीड क्या है इन सब चीज़ों की, ठीक है। सो 5 मीटर तक जो है वो सी लेवल बढ़ जाएगा 2150 के ऊपर। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब इंडिया हॉटस्पॉट क्यों है भाई? इंडिया का जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो वो क्या है, वो पूरा का पूरा जो है वो सी से तो घिरा है। यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, तो इसीलिए इंडिया बन गया है वन ऑफ द वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स, ठीक है। इसीलिए इंडिया को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो तैनात रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ इन्होंने बोला है ना ही सिर्फ सी लेवल इज़ अ कंसर्न, इन्होंने एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडियन एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल आया था, उसमें एग्जाम्पल देखे इन्होंने बताया कि जैसे आपका मुंबई है, मुंबई क्या फेस करेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? सी लेवल का राइज। इसी के साथ अब ट्रेंड भी बदल रहा है। पहले आपके बे ऑफ बंगाल में इतने ज़्यादा आपके साइक्लोन्स आते थे, अब आपके अरेबियन सी में भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे साइक्लोन्स भी आएंगे, ठीक है। लोगों का माइग्रेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन होगा, वो पैसा जो डेवलपमेंट में लगना था वो पैसा रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन के ऊपर लग जाएगा। सो इन्होंने बोला है कि मुंबई जैसे एरियाज में सी लेवल बढ़ जाएगा और उसी के ही अलावा जो आपके इलाहाबाद वाले जो एरियाज हैं वहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस या फिर हीट वेव आने की
चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि हर साल जो है ये न्यूज़ अपडेट्स आती है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया है तो 72 ईयर्स के बाद जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका टेम्परेचर है वो अप्रैल के महीने में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। सो दिस ऑल इज क्लाइमेट चेंज। और हीट वेव के भी अगर आप देखेंगे तो आपको इन शॉर्ट्स वगैरह में आते रहता है कि जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने बोला है कि हीट वेव इन स्टेट्स में आने के चांसेस हैं। यहाँ पे जो है 26 को आज के लिए बोला गया है कि हीट वेव आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, उससे बचकर रहे, ठीक है। सो हीट वेव के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो एक तरफ पानी बढ़ चुका है, एक तरफ ड्रॉट आ गया है, मतलब कि बिल्कुल ही जो है डिसोनेंस में जो है वो पूरी कंट्री आ जाएगी। एक तरफ पानी बढ़ रहा है और एक तरफ पानी है ही नहीं, ठीक है। नाउ एक तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आईपीसीसी की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली जिसके बारे में बात किया गया है, दैट इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वेट बल्ब टेम्परेचर, या फिर आपको बोल देंगे कि फर्स्ट टाइम वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में कौन सी रिपोर्ट में बात किया गया है। नाउ इस वेट बल्ब टेम्परेचर का आपको जो डेफिनेशन है, इट इज बेसिकली द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय ऑब्वियसली इवेपोरेशन। ये आपको गूगल से भी मिल जाएगा, बट एक्चुअली वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली वो लोएस्ट टेम्परेचर है जहां तक ह्यूमन बॉडी जो है वो कूल हो सकती है। गर्मी होती है, पसीना निकलता है, क्यों होता है? ताकि हमारी बॉडी जो है वो हीट को लिबरेट करे, निकाले, हीट बाहर निकाले, ताकि आपकी जो बॉडी है उसका जो बाहर से जो है इवेपोरेशन हो और आपकी बॉडी जो है वो एक इक्विलिब्रियम में रहे। अब वो एक टेम्परेचर जिसके बाद इवेपोरेशन हो ही नहीं पा रही है, कि आपकी बॉडी जो है इवेपोरेट कर ही नहीं, एटमॉस्फेयर जो है वो इवेपोरेट कर ही नहीं पा रहा है। अगर इवेपोरेशन नहीं होगी तो आपकी हीट जो बाहर जा रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी जो है वो कूल डाउन नहीं हो पाएगी। उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। और आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेंड है इट इज बीन इंक्रीजिंग इन द साउथ एशियन रीजन, कि साउथ एशियन रीजन में जिसका इंडिया भी इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, वहाँ पे जो है ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगा है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वो मिनिमम टेम्परेचर क्या है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। और कितना है मैक्सिमम आपका? 35 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब ये है कि ये वो टेम्परेचर है जिसके बाद ह्यूमन बॉडी जो है वो कूल डाउन नहीं हो पाती, जिसके बाद जो है हीट स्ट्रोक आने के चांसेस, आपके मेंटल डिसेबिलिटी होने के चांसेस, आपका नॉशिया, आपको वॉमिटिंग, ये सब होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और 35 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है अगर उसमें ह्यूमन बीइंग 6 घंटे से ज़्यादा, मैक्सिमम 6 घंटे तक अगर इसके एक्सपोजर में रहे तो ह्यूमन बीइंग के लिए ये जो टेम्परेचर है वो सर्वाइवेबल नहीं है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इन चीज़ों के बारे में बात किया गया है आपके आईपीसीसी की रिपोर्ट में, विच वॉज योर 6th एडिशन। याद रखिएगा ये 6th एडिशन था, इससे पहले 5 एडिशंस आ चुके हैं, राइट। सो कौन कौन सी बात है आपको वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में याद रखना है। देखें आस्क यू कहाँ पे इसके बारे में हाल ही में मेंशन हुआ था, तो आईपीसीसी की रिपोर्ट में ट्रेंड कहाँ बढ़ने को दिख रहा है? साउथ एशिया में बढ़ने को दिख रहा है। और इंडिया में लखनऊ, पटना, आपका चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, उसमें जो है इनके चांसेस बढ़ने वाले हैं। कितना टेम्परेचर है मिनिमम? 31 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिनिमम है, और 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर आ जाए तो दैट इज अनसर्वाइवेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। उसके एक्सपोजर में अगर ह्यूमन बींग आ गया इट इज़ अनसर्वाइवेबल। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 15-20 डेज पहले, मुझे हीट एग्जॉशन हो गया था, नॉट इवन हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में तो इंसान चला जाता है ऊपर, हीट एग्जॉशन हो गया था। एंड बिलीव यू मी, इट इज़ एक्चुअली वेरी, दैट एक्सपीरियंस इज़ वेरी बैड। आपको इतना बुरा सर में दर्द होता है, आप उठ नहीं पाते, आपको दवाई का असर नहीं होता, यू फील प्यूकिश, आपका सर घूमता रहता है, नौशिया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, खाने का मन नहीं करता है। सो अगर वो चीज़ें बढ़ गई, वो सिर्फ एग्जॉशन था, दैट वाज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स
हीट स्ट्रोक। तो अगर हीट स्ट्रोक हो जाएगा तो आपको कितना जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बारे में बात की है आपके IPCC रिपोर्ट में। सो आज के लेक्चर में हमने COP26 के बारे में बात की एंड वी टॉक्ड अबाउट द 6th एडिशन ऑफ IPCC। Thank you so much. Do like, share and subscribe and I will see you in the next lecture. Thank you.